हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दो इश्यूज़ हैं। एक तो यस्टरडे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन व्हेन 100 इयर्स ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेचर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के मिसयूज़ पर सरकारों को फटकार लगाई है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। लेट अस डिस्कस देम, व्हाट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैन कम आउट ऑफ देम। लेट अस सी। सो टू न्यूज़ पीसीज आर देयर, वन इन इंडियन एक्सप्रेस, वन इन हिंदू। ये जो आर्टिकल है एज सच कोई बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं है, बट इसमें जो अखबारों में मेंशन हुआ है इससे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार टॉपिक छोटा सा होता है बट इट बिकम्स द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इसमें रेज हुई हैं, जो पॉइंट्स रेज हुए हैं, उनको हम ले लेते हैं। एज तमिलनाडु लेजिस्लेचर कंप्लीट 100 ईयर्स, सो यू नो विच आई हैव टोल्ड यू ही वॉज पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उससे लेजिस्लेचर्स स्टेट में बन गई थी, प्रोविंसेस में बन गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, बट उनका रोल बड़ा एडवाइजरी रहा। बट इट वॉज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कि ये बॉडीज़ थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होने लगी। तो यहीं से हम मान लेते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट थी इवन इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश गॉट सम वॉट रिप्रेजेंटेटिव, इनको कुछ अधिकार दे दिए गए थे। तो ये असेंबली जो थी विधानसभा पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज से चला करती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज द फैक्ट्री जो मद्रास में 1639 में फ्रांसिस डे ने शुरू की थी। जो फ्रांसिस डे था ब्रिटिश, उसने शुरू की थी। 1651 में इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दे दिया गया था। तो यहीं से जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की वो चला करती थी। बेसिकली कलकत्ता बनने से पहले यही मेन हेडक्वार्टर्स हुआ करता था अंग्रेज़ों का। यहीं से लंबे समय तक विधानसभा भी चला करती थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज स्टार्टेड इन 1639 और बाद में 1651 में इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाता है। तो यहाँ से चला करती थी। तमिलनाडु जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इलेक्शंस होते हैं 1920 में और ओबियसली उस समय इनकम क्वालिफिकेशंस होती थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती थी, तो बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ करता था। तो इलेक्शंस हुए तो उस इलेक्शन पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल डेवलप हो गई थी। और इसी एक्ट में हमको पता है कि डायरकी आ गई थी जिसमें स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दो हिस्सों में बट गए थे। गवर्नर जो ब्रिटिश हेड है वो क्या कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स देखा करेगा और ट्रांसफर सब्जेक्ट देखा करेगा। डायरकी का मतलब होता है डुअलिज्म। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो होते थे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, वो अंग्रेज मंत्री के अंडर में रहेगा और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं वो भारतीय मंत्रियों के अंडर में रहेगा। तो राज्यों में डायरकी भी इस एक्ट से आ गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कुछ मुद्दे अब भारतीय मंत्री भी, चूँकि पहली बार इंडियंस मिनिस्टर्स बने थे इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बार इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का थोड़ा सा एलिमेंट दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि यहाँ से जो महिलाओं का फ्रेंचाइज था, सफरेज था, वो शुरू हुआ था। वीमेन वर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट। याद रखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वीमेन वोटिंग को, वीमेन फ्रेंचाइज को नहीं अलाउ किया था। लेकिन हाँ, एक क्लॉज ये लिखा हुआ था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने लोकल रूल्स बनाकर महिलाओं को फ्रेंचाइज के अधिकार दे सकती हैं। तो 1921 से 1929 तक सभी विधानसभाओं ने महिलाओं को ग्रेजुअली अधिकार, वोटिंग अधिकार और काउंसिल का मेंबर बनने के अधिकार दे दिए थे। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इवन दो 1917 में एनी बेसेंट, Margaret Cousins, she also worked for Margaret Cousins, नाम याद रखेंगे आप, and also Sarojini Naidu, they worked for
enfranchisement of women, मॉन्टेग्यू के पास डेलीगेशन लेके भी दे वेंट, तो स्टिल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने वीमेन वोटिंग को, फ्रेंचाइज को नहीं कंसिडर किया था। फिर क्लॉज आया 1919 एक्ट में कि ये विधानसभाओं की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के ऊपर है, दे कैन इंक्लूड, तो 1921 से 29 तक सभी ने इंक्लूड कर लिया था। बट जो मद्रास काउंसिल थी, इसने 1921 में ये तो लॉ पास कर दिया कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं, मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें महिलाओं को अधिकार दे दिया जाएगा। हेंस इट रिजॉल्व टू प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू वीमेन इन 1921, नॉट फॉर विधानसभा बट मद्रास काउंसिल में ये होने लगा था। सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीमेन गेटिंग इलेक्टेड एज मेंबर्स, ग्रेजुअली और ओपन किया और महिलाएं एमएलए मतलब काउंसिल की मेंबर्स भी बन सकती थी। एंड इन अर्ली 1927 मुट्ठू लक्ष्मी रेड्डी, very important fact for your exam, because since it has appeared in the newspaper it becomes an important thing. She became the first women legislator in the country in 1927 in the provincial legislature. विधान जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे उनमें पहली जो महिला लेजिस्लेटर थी, शी वॉज मुट्ठू लक्ष्मी रेड्डी इन द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड शी वॉज ऑल्सो अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड लॉट मोर। सो शी वॉज, ये याद रखेंगे, शी वॉज मुट्ठू लक्ष्मी रेड्डी। शी वॉज एन एमिनेंट डॉक्टर, सोशल रिफॉर्मर, graduate from Madras Medical College in 1912 to become the first woman doctors in India, first woman legislator in the Madras Legislative Council in 1927. She also became later on deputy president, मतलब डिप्टी स्पीकर कह सकते हैं। First female student in a men's college, became the first woman house surgeon in government maternity ophthalmic hospital Chennai. Also did lot of work in cancer relief and Adyar Cancer Institute. So she was very important. एक तो एंगल उनका लेजिस्लेटर वाला हो गया और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थी, एंड शी वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मद्रास इज दिस कि जितने वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक करती रही बाद में, उनमें सबसे पहले मद्रास स्टेट पायनियर रही थी, अग्रणी रही थी। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट होता है, व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जो इंटरवीन करती है, अफर्मेटिव एक्शन लेती है ताकि लोगों का सोशल डेवलपमेंट हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, मार्केट पे नहीं छोड़ती है। तो इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, जो संविधान के तहत भी है, मद्रास इंडिपेंडेंस से पहले वो पहला प्रोविंशियल राज्य था जिसने काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स अंडरटेक किए थे जिसे वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि सरकार पैसा व्यय करती है, खर्च करती है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, उन्हें सस्ता राशन देगी, उन्हें रिजर्वेशन दे देगी, उनको रिफॉर्म्स देगी, उनको सस्ते लोन्स दे देगी ताकि लोग आगे बढ़ के आएँ और उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मनी, दैट बिकम्स अ वेलफेयर स्टेट। तो मद्रास ने पहले ये मॉडल स्टेट के तौर पे काम किया था। The legislature became the fountainhead of many progressive legislations which were subsequently replicated across the country to empower the weaker sections, जैसे कि मिड डे मील स्कीम जो भारत सरकार की है, जो 1995 में ऑल इंडिया हो पाई, उसे 1925 में मद्रास ने अंडरटेक किया था, उस समय अंडरटेक किया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू द लैंडलेस, ये इंडिपेंडेंस के बाद हो पाया, जो जमींदारी एबॉलिशन हुआ, ये मद्रास काफ़ी पहले कर चुका था। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। मिड डे मील स्कीम 1925 में मद्रास प्रोविंस ने पहले ही शुरू कर दी थी, जो बहुत बाद में, और वैसे भी आज देखते हैं गुड नंबर ऑफ थिंग्स मद्रास काफ़ी आगे रहता है इन रिफॉर्म्स में, आई मीन तमिलनाडु। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपीयर हुए, जनवरी 1921 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, द बिगेस्ट बॉडी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 127 मेंबर्स इंक्लूडिंग 98 इलेक्टेड एंड सम नॉमिनेटेड फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ 3 years, kept on meeting at Fort St. George. अप्रैल 1921 में काउंसिल अडॉप्ट्स रिमूवल ऑफ सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑन वीमेन फॉर फ्रेंचाइज। मैंने आपको बताया महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1921 में दे दिया था इन्होंने। जुलाई 1937 ये जो यूनिकैमरल हाउस था, ये बाइकैमरल हो गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था, तब ये बाइकैमरल हो जाता है, इसमें विधानसभा भी आ जाती है। और मार्च 1952 में फर्स्ट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंट
और इंडिपेंडेंस के बाद जो चुनाव हुए थे पहली बार विधानसभा बनती है। अप्रैल 1957 और याद है आपको कि स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। उसमें फिर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे हुआ था, तो इसको फिर भाषा के आधार पर इसको बना लिया जाता है। और फिर 1967 में विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया जिस पे आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और इसका नाम फिर मद्रास से तमिलनाडु हो गया। इन 1967 द विधानसभा पास्ट रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन कि हमारे राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया जाए, और पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 में अधिकार है कि पार्लियामेंट कैन पास बाय लॉ रीनेम अ स्टेट, जिसका नाम फिर 68 में ऑफिशियली तमिलनाडु हो जाता है। 1986 में जो ये बाई कैमरल हाउस था ये यूनिकैमरल हो गया, इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया था। 2010 में फिर सरकार ने कोशिश की, वहाँ की सरकार ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटवा लिया, फिर अगली सरकार आई उसने फिर इसको ख़त्म करा दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल बाद में बना दी गई थी, फिर हटा भी दी गई थी। उसके बाद फिर आगे चलकर इसको डीएमके गवर्नमेंट ने कोशिश की, फिर एआईडीएम, फिर उसको वहाँ की सरकारों में इसको लेके प्रॉब्लम थी तो फिर इसको हटा दिया गया। तो मद्रास असेंबली, मद्रास लेजिस्लेचर इज़ ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये एक इशू हो गई। तो यहाँ से कुछ फैक्ट्स हमको मिल जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, या इनके बिहाफ बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन अदरवाइज बन जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति वॉज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन 100 ईयर्स, तो इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट। जो भी अखबार में आया उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ ना हो। पेटी क्राइम्स के लिए, पेटी इश्यूज़ के लिए आप सीधे उठा के दाग दें, पीडी लॉ वो नहीं है, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे आदेशों को हम क्वैश कर देंगे। ऐसा ही किया तमिलनाडु में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को चीटिंग केस में रखा गया था, उसे फिर उसमें बेल मिल जाती है। उस बेल को जब बेल मिल जाती है तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसके तहत उसको अरेस्ट कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में ज़मानत मिलना आसान नहीं होता है, लंबे समय के लिए व्यक्ति बुक हो जाता है। और छोटे क्राइम्स के लिए बड़े कानून का इस्तेमाल, इस पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता रहा है और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी फटकार से भी लगाई है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब डिटेंशन दो तरीके का होता है। सरकार आपको अरेस्ट कर ले तो डिटेंशन हो जाता है, आपको डिटेन कर ले। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत आपने किया है और गलत किया है वो कोर्ट में प्रूव हो गया है किसी लॉ के तहत और आपको जेल दे दिया गया है। यू आर अंडर डिटेंशन ऑफ द government under the law because you have done something wrong and that wrong has been proven in the court of law. But एक होता है preventive का मतलब होता है आपको डिटेन किया गया है, बंद कर दिया गया है, इसलिए कि यदि आप बाहर रहे तो कुछ ऐसा गलत कर देंगे जो क्राइम हो जाएगा। अभी आपने किया नहीं है बट इट सीम्स दैट इफ़ यू आर लेफ्ट आउटसाइड डेफिनेटली आइदर यू विल डू समथिंग रॉन्ग, खुद करेंगे या औरों की मदद करेंगे ताकि कुछ गलत बड़े स्तर पे हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि ज़्यादाओं के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ज़्यादाओं के फंडामेंटल राइट्स खतरे में आ जाएं, एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट रोक देते हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को समय रहते ही, इससे पहले कि बड़े स्तर पे क्राइम हो जाए, अरेस्ट कर लेते हैं। हमारा संविधान इसके लिए परमिशन देता है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसे लॉ बना सकते हैं जिससे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सके। याद रखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन यूनियन लिस्ट में भी मेंशन है नंबर 9 पर। बस मतलब पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फ्रेम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बट ओनली फॉर दोज ऑफेंसेज विच आर रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन 3 मुद्दों के लिए तो पार्लियामेंट भी बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकते हैं और पार्लियामेंट भी बना सकता है, बट पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनको मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग होने लगे, होर्डिंग होने लगे,
तो अगर कोई चीज़ कमोडिटी महंगी हो रही है, बहुत सारे होल्डर्स होते हैं, जमाखोर होते हैं, वो सामान गोदामों में भर देते हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो राज्य भी बना सकते हैं और सेंटर भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है। तो इट इज़ मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट फॉर दीज 3 थिंग्स। फॉर अदर थिंग्स कॉन्करेंट लिस्ट में है, लिस्ट में 3 नंबर जो सब्जेक्ट है उस पर बना सकता है। तो फॉर पब्लिक डिसऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी, तो इट इज़ मेंशन्ड इन बोथ द लिस्ट। सो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक। आर्टिकल 22 ओबियसली लॉ बनाने का अधिकार दे देता है। सर्टेन इंपॉर्टेंट पीडी लॉज जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे तो एक बड़ा सा टॉपिक है। सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास हुआ था 1950 में, जो इंडिपेंडेंस से पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इट वाज आल्सो व्हाट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इंडिपेंडेंस के बाद पहले एक्ट पास हुआ था पीडी लॉ 1950 में, जिसमें ए.के. गोपालन केस, ए.के. गोपालन वाज अ कम्युनिस्ट लीडर, ही वाज अरेस्टेड। यहाँ पर पहली बार ये इशू उठी थी कि जब किसी को आर्टिकल 22 के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में बंद किया जाता है तो उसका आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों का ध्यान भी रखा जाए। जो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो व्यू लिया था और आर्टिकल 19, 21 और 22 को कोरिलेट करके नहीं देखा था। उन्होंने देखा अगर किसी लॉ के तहत किसी को बंद किया जा रहा है, आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा हो, 21 का हो रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसी का फिर रिवीजन हुआ था मेनका गांधी केस 1978 में, जिसमें आर्टिकल 21 का पहली बार बहुत विस्तार से व्यू लिया गया था और कई सारे इम्प्लाइड राइट्स आए थे। तो पहला केस था ए.के. गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास, जब पीडी लॉ, जो ये पहला कानून था इंडिपेंडेंस के बाद। फिर मीसा कानून बना 1971 में, जिसका मिसयूज़ इमरजेंसी में देखा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर ये 1978 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, इसने उसको ख़त्म कर दिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट बना। ये जो कॉफ़ी पोसा 1974 में, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ये इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए होता है, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है। मतलब लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है या प्रिवेंशन स्मगलिंग हो रही है, तो इस कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है, लोगों को बंद कर सकते हैं। तो ये अभी भी चलता है। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, अक्सर आप इसका इस यूपी स्टेट में तो खासतौर से इस्तेमाल देख लेते हैं NSA का। टाडा, पंजाब प्रॉब्लम के लिए टाडा पास किया गया था 1985 में, और 1995 में रिपील हो गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। ऐसे ही पोटा पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में, फिर ये 2004 में रिपील कर दिया गया था। और एक 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में हुआ था, इसमें कुछ थोड़ा चेंज हुआ है, 2019 में अमेंड हुआ है। तो ये इसका बहुत अखबार में उल्लेख आता रहता है, दिस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसमें अभी हाल फिलहाल में इसका अखबार में काफ़ी उल्लेख आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इसको रिविजिट किया जाए। तो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन स्ट्राइकिंग हार्ड ऑन द मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ऐसे ही राज्य भी बना सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कानून मको का, महाराष्ट्र का है, गुजरात को का, यूपी को का। ये सब राज्यों के कानून हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून कड़े होते हैं, उसमें अगर अरेस्ट किए गए हैं तो आसानी से बेल वगैरह नहीं मिलती है और पर्सनल लिबर्टी का हनन बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है। और है तो नेसेसरी ईविल मानते हैं इसको, कहने का मतलब है कि सरकारें इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, बट देखा गया है सरकारें छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए बड़े कानून का इस्तेमाल कर लेती हैं और बेवजह लोगों के अधिकार चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू में कहा कि स्टेट शुड नॉट आर्बिट्रेरीली रिजॉर्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन टू डील विद द ऑल एंड सन्ड्री लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड पब्लिक ऑर्डर आर डिफरेंट थिंग्स। लॉ एंड ऑर्डर एक छोटी सी इशू हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर एक बड़ी इशू होती है। तो यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, कोर्ट ने कहा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, द dreaded power of a state to restrain a person without trial could be used only to prevent public disorder. पब्लिक डिसऑर्डर का मतलब है ऐसा कोई वाक्या इवेंट होने जा रहा हो जिसका असर बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है। पीपल एज ए होल, कम्युनिटी एज ए होल विल गेट डिस्टर्ब्ड, वो तो पब्लिक ऑर्डर हो सकता है। लेकिन दो लोगों के बीच में लड़ाई या कोई व्यक्ति चीट करता है, ये जो पर्टिकुलर केस तेलंगाना वाला है, ये चीट का है
कि चीट किया था, चीटिंग एक्ट में उसे रखा गया, उसे फिर से बेल मिल गई, तो तेलंगाना स्टेट में कि इसलिए लगा दिया पीडी लॉ के तहत उसे बंद कर दिया कि भाई ये औरों को चीट करेगा। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसी इशू नहीं है, आप इस छोटे से इशू पर व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा टू इन्वोक ए पब्लिक डिटेंशन लॉ अगेंस्ट समवन इट इज़ नॉट इनफ दैट हिज हर एक्शंस पोज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर बट मस्ट अफेक्ट द पब्लिक ऑर्डर। मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर इज़ डिफरेंट, पब्लिक ऑर्डर इज़ डिफरेंट। छोटी मोटी गतिविधियाँ, दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बट क्रिएटिंग menace to the whole society or large number of people can become a problem of public order। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करिए, उन्होंने बोला है आप जब भी कानून दागते हैं उससे पहले इसमें डिफ्रेंशिएट करिए, इज इट इशू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक ऑर्डर। PD is necessary evil only to prevent public disorder. The court must ensure that the facts brought to before it directly and inevitably lead to harm, danger, feeling of insecurity among the general public or any section of at large। बड़े स्तर पे इसके असर होंगे तो ही इस्तेमाल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को आप पब्लिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बना के दिखाएंगे तो हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। Whenever an order under a PD law is challenged, one of the questions the court must ask in deciding the legality is, जब भी कोई PD ऑर्डर पास हुआ है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो उसको कोर्ट में चैलेंज सामने वाला करता है जिसको अरेस्ट किया गया है, तो जो भी कोर्ट इसको डील कर रहे हैं वो ज़रूर देखें was the ordinary law of the land sufficient to deal with the situation? If the answer is yes, the detention order will be illegal। जब भी ऐसा कोई पीडी लॉ के तहत किसी व्यक्ति को आपके सामने लाया जाए तो आप ये ज़रूर चेक करेंगे कि क्या और दूसरा कानून है अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जिसमें व्यक्ति को ट्राई किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा क्राइम है जो किसी और ऑर्डिनरी कानून के तहत ट्राई हो सकता था, तो फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है वो इलीगल करार कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा ये आपको हम टेस्ट देते हैं, इसको अप्लाई कर दीजिए। जितनी भी कोर्ट हैं कि अगर ऑर्डिनरी लॉ अवेलेबल है और वो ये कहता है कि यस ये यहाँ ट्राई हो सकता है तो पीडी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को बंद करते हैं तो उसके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। 19(1)D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 19(1) आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, और राइट टू लिबर्टी में तो बहुत सारे अधिकार होते हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, गुड नंबर ऑफ राइट्स आर इनहेरेंट इन आर्टिकल 21। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बेवजह किसी को पीडी में नहीं रखा जाएगा। Preventive detention must fall within the four corners of Article 21, due process of law, and Article 22 safeguards against arbitrary detention and the statute in question। तो जब भी इसको इस्तेमाल होगा you should take care of Article 21 as well and use due process of law। कानून सही है एक बात है, कानून होना एक बात है, कानून का सही होना भी ज़रूरी है। मतलब ये हुआ कानून तो है एक बात है बट कानून का सही होना भी ज़रूरी है। कानून होना भर सफिशिएंट नहीं है। द लॉ शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा था, अगर आपको किसी लेक्चर में याद हो मैंने बोला था लॉ बनाना एक बात है, लॉ का सही होना, फेयर होना और रीजनेबल होना भी ज़रूरी है। उसको देखते हुए पीडी लॉ इस्तेमाल होंगे, बैलेंस बनाया जाएगा। लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट वन बाई आवर फोर फादर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। ये उन्होंने बोला कि जो लिबर्टी है वो हमने बहुत मेहनत से कमाई है, बहुत लंबे समय के बाद, स्ट्रगल के बाद ये मिली है, और ये बेवजह किसी की विंस एंड फैंसीज की वजह से चली जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कोर्ट ने कहा इन दिस पर्टिकुलर केस। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है जिससे कुछ चीज़ें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस थिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए बिसाइड्स दो और भी हैं आर्टिकल जो पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शंस हैं, उस पर एक कॉलम निकला है, आप उसे पढ़ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। उसके बारे में ऑथर ने बोला है कि जो पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं उसके लिए जब तक अपोजिशन को राइट वॉइस का समय नहीं मिलेगा, जब तक उनको
वो बोलने का मौका ना दिया जाए, तब तक ये डिसरप्शंस होते रहेंगे। दूसरा बोला है कि पार्लियामेंट की सिटिंग्स बढ़ा दीजिए, पार्लियामेंट अगर 90 दिन बैठती है साल में, ज़्यादा दिन बैठे, बिजनेस ज़्यादा बढ़ाइए ताकि काम होने लगे। इंग्लैंड में का एग्जाम्पल लिया है, इंग्लैंड में अपोजिशन के कुछ दिन होते हैं, उन दिनों अपोजिशन की ही बात रखी जाएगी, और हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट एजेंडा ही चलता है, अपोजिशन का एजेंडा का कोई कॉलम नहीं होता। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कुछ 20 डेज़ वगैरह होते हैं, वो अपोजिशन के लिए ही निर्धारित होते हैं, उन दिनों अपोजिशन की बिजनेस ही की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये देने की कोशिश की है, अगर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इस तरीके के हो जाएं तो अपोजिशन को बोलने का, अपनी बात रखने का सही मौका मिलेगा और डिस्कशंस बंद हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बताए गए हैं। दूसरा ये है कि जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उसके बारे में यशवंत सिन्हा का आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह ठीक से कैसे काम कर सकती है। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो वर्किंग है, ही सेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट एज ए होल। पार्लियामेंट में तो अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में टकराव रहता है, बट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो काम होता आया है वो काफ़ी अच्छे वातावरण में होता रहा है, एमिकेबली होता रहा है। वहाँ पर डिस्टर्बेंस होने लगा है, इसका मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी की वर्किंग अफेक्ट बड़े स्तर पे होने लगी है। जो पार्लियामेंट में होता है वो पार्लियामेंट्री कमेटी में ना जाए, उस पर ही हैज़ स्पोकन समथिंग, और कुछ फैक्चुअल डेटा भी दिया हुआ है। तो दीज वर द इशूज़ विच आर रिलेटेड टू योर एग्जाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी। तो चलिए, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव, प्लीज़ टू लाइक, subscribe and share the video. Thanks a lot.